अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 18 अमेंडमेंट आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग से करूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चले जी, 18 अमेंडमेंट का पस मंज़र क्या है और इसके बाद जो है 18 अमेंडमेंट के जो है मोटे मोटे पॉइंट्स वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मुशर्रफ 1999 में पाकिस्तान के जो हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत, उसको क्या किया, यानी उसको ख़त्म करके मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। उसकी पस मंज़र कारगिल है और ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। अगर आप तारीख़ के तालिब इल्म है या आप तारीख़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो तारीख़ किताबों से पढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं उस पे जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मोटे मोटे बातें यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा हुक्मरानी जो है डिक्टेटर ने की है। बहरहाल इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, सियासी कमज़ोरियाँ हैं या क़यादत की गैप है, बहुत सारी यानी रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इस मुल्क में डिक्टेटर जो है काबिज़ रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग बात है। सबसे बुनियादी मसला जो दो सियासी पार्टियों के दरमियान रहा है, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, वो 90 से अगर 99 तक देखें, इन दोनों के दरमियान मुसलसल जंग रही है। एक दूसरे को कबूल नहीं करता, दूसरा पहले को कबूल नहीं करता। इन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा मुख्तदर इदारों ने हमेशा लिया है और उन्होंने अपने मर्जी के जो है फैसले किए हैं। इनमें सबसे बड़ा मसला जो था, एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल भी हायल थी। इन दोनों की लड़ाई में जो अहम दरमियाना रास्ता निकाल रहा था और एक दूसरे की हुकूमत को गिराने का सबब बन रहा था, जिसमें एक आर्टिकल था, वो है आर्टिकल 58 2B, जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट के पास, इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार हासिल थे कि वो जिस हुकूमत को चाहे यानी वो क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है, असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर सकता था। इसलिए उसके पास जवाबदेही इख्तियारात थे और वो जब चाहे किसी इल्ज़ाम लगाकर किसी पार्टी पर वो असेंबली डिज़ोल्व कर रहा था या किसी और वजह से कि भाई सिक्योरिटी का मसला है, ये मसला है, बहाना बनाकर, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर था। अभी ये आर्टिकल नहीं रहा है, उस पर हम आते हैं। बहरहाल इसमें हमारे अदलिया का भी किरदार है, जो कि ऐसे प्रेसिडेंट के ऐसे एक्ट को वो वैलिडेट करता आया है। बहरहाल उस पर भी हम आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पस मंज़र बताने जा रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो है दो पार्टियों के दरमियान मुसलसल जंग रही है और इस जंग का खात्मा उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाई गई और इसके साथ जरदारी जेल में गए, बेनज़ीर जिला वतन हुए और इसी के साथ जो है नवाज शरीफ को उम्र कैद सुनाई गई। यानी इसके साथ साथ उसके ख़िलाफ़ यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील यानी क्या किया गया, अपील दायर की गई कि भाई इसने तैयारा हाईजैक किया, इसको यानी सज़ाए मौत देनी चाहिए। बहरहाल इस एक लंबी कहानी है और इसमें डील आती है, बीच में डील आती है। वो डील कौन करता है? इनमें डील में सबसे बड़ा किरदार कहते हैं कि भाई मैडम कुलसूम नवाज़ की थी, जो उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था कि नवाज शरीफ को जेल से छुड़ाने के लिए। अब नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि भाई, नवाज शरीफ चाहते थे कि भाई मैं मर जाऊं, यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। वाकई ज़्यादती हुई थी, वो डट रहे थे, लेकिन मैडम कुलसूम नवाज़ ने, अल्लाह गरीक रहमत करे, उसने बहुत अहम किरदार अदा किया और उसने नवाज शरीफ को मुल्क से यानी क्या किया, जिला वतन, यानी कुलसूम नवाज़ ने उस नवाज शरीफ को कन्विंस किया कि भाई आप जिला वतन हो जाए। बहरहाल एक लंबी कहानी। उसके बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो और
مسلم لیگ کے درمیان، دو پارٹیوں کے درمیان ایک میثاق جمہوریت ہوتی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں صرف دو بڑے جو ہے سیاسی جماعتیں شامل ہوتے ہیں. ان دو بڑی سیاسی جماعتوں میں کچھ طے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر حکومت ہم واپس جائیں گے پاکستان، ہم سیاست میں انٹری ماریں گے تو ہم جب کسی کی حکومت بنے گی تو اس کے ساتھ کیسا رویہ کیا جائے گا، اپوزیشن کا کیسا کردار ہوگا، ایک دوسرے کو ٹائم دیا جائے گا. یہ بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں اس میثاق چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھے. بہرحال تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں، میں بھی اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا اس لیے ناقد ہوں کہ یہاں پہ دو جماعتوں کو شامل کیا گیا. یہ انتہائی یعنی ان لوگوں کی غلط سوچ تھی. دو بڑی پارٹیاں ہیں، بے شک پارٹیاں ہیں، حکومت بنانے والی پارٹیاں ہیں، لیکن آپ دوسرے پارٹیاں جس میں نیشنلسٹ ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں. آپ ان کو بھی آپ بیچ سے ہٹا نہیں سکتے. یہ حقیقت ہے. اگر وہ چاہتے اس وقت اس میثاق جمہوریت میں یا چارٹر آف ڈیموکریسی میں دوسرے نیشنلسٹ پارٹی مذہبی جماعتوں کو بھی اگر شامل کرتے تو شاید آج ہم نے یہ دن نہیں دیکھنا تھا. بہرحال وہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، اس پر ہم نہیں جاتے. ابھی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ جو ہے اسی میثاق جمہوریت کا کیا تھا، پارٹ تھا. اسی میثاق جمہوریت کی وجہ سے اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو اصول طے ہوئے تھے، جو ضابطے انہوں نے بنائے تھے، اس میں یہ یعنی 18 امینڈمنٹ کا جو ہے پروپوزل بھی تھا، جس میں جو ہے حقیقی پارلیمانی جمہوریت کو ریسٹور کیا گیا. بہرحال 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ 2010 میں جب پیپل پارٹی نے حکومت بنائی تو پریزیڈنٹ زرداری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ بھئی اس کا اس میں کردار ہے. اس نے یعنی اپنے پاورز کو کیا کیا، اس نے اپنے پاورز کو یعنی کیا کیا، پارلیمنٹ کو دے دیا. بہرحال یہ کہا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے ہی ایگریمنٹ کیا تھا نواز شریف کے ساتھ کہ جو بھی حکومت میں آئے گا کہ بھئی وہ 18 امینڈمنٹ کیا کرے گا. 18 امینڈمنٹ یہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا. اس وجہ سے، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے 18 امینڈمنٹ کیا کیا، پارلیمنٹ سے پاس کی اور اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا. اس 18 امینڈمنٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ سب سے پہلے 18 امینڈمنٹ میں جو ہے KPK کا جو نام ہے خیبر پختونخوا، یعنی صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا. میں موٹے چیزیں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ لے رہا ہے. اس کے ساتھ جو ہے آرٹیکل 6 سنگین ہائی ٹریزن کا جو دفعہ ہے یا آرٹیکل ہے، اس آرٹیکل میں یعنی جو شخص پاکستان کے آئین کو توڑے گا، التوا میں رکھے گا، سسپینڈ کرے گا تو وہ سنگین غدار ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھئی عدلیہ کے ذریعے اس کی جو انلیگل ایکٹ کو کیا ویلیڈیٹ کیا جاتا تھا، نظریہ ضرورت کہتے ہیں یا کسی اور وجہ سے. لیکن اس 18 امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کیس اگر کوئی شخص پاکستان کے آئین کو توڑتا ہے، التوا میں رکھتا ہے، سسپینڈ کرتا ہے، تو پھر اس شخص کے لیے کوئی عدلیہ جو ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کے ایکٹ کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتا. اگر ان کیس کوئی شخص اس شخص کی ہیلپ کرتا ہے، اسسٹ کرتا ہے، تو اس شخص کو بھی سنگین غدار کہا جائے گا. یعنی یہاں پہ یہ گنجائش ختم کر دی گئی کہ بھئی عدلیہ جو ہے ایسے شخص کو کسی طرح اس کے ایکٹ کو ویلیڈیٹ کرے. بہرحال اس پر بہت سارے باتیں ہو سکتی ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ آرٹیکل 19A، جس میں رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق دیا گیا کہ ہر ایک شخص جو پاکستان کا شہری ہے اس کا بنیادی حق ہے وہ کسی بھی جو ہے
पब्लिक इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सके विथ सर्टन रिस्ट्रिक्शन, या जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिस्क्लोज करना पब्लिक इम्पोर्टेंस के अगेंस्ट है। बहरहाल इस आर्टिकल की वजह से आज आप अपने इलेक्शन के रिज़ल्ट भी हासिल कर सकते हैं, अपने ट्रांसक्रिप्ट भी हासिल कर सकते हैं। आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई चल रही है, उसके आप जो है जितने भी यानी डेटा है, इंफॉर्मेशन है आपके ख़िलाफ़ या आपके हक़ में, उनको आप किसी भी इदारे से हासिल कर सकते हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। ये जो है आर्टिकल 19A जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। इसी के साथ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अहम पेशरफ्त जो है वो आर्टिकल 58 के हवाले से है। 58(2)B, आर्टिकल 58(2)B। देखो आर्टिकल 58 में पहले यह था कि प्रेसिडेंट के पास सवाबदीदी इख्तियारात थे कि भाई वो यानी असेंबलियाँ तोड़ सकता था, लेकिन यहाँ इस 18 अमेंडमेंट के ज़रिए इस जो सवाबदीदी इख्तियारात है, डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के, इनको रिड्यूस किया गया। इसको एक अलामत उहदा बना दिया गया प्रेसिडेंट के जो उहदा है, और प्रेसिडेंट हमेशा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और बस उसको सिर्फ दस्तखतों के लिए जो है क्या किया गया, रखा गया है प्रेसिडेंट को। और इसके साथ जो है सारे इख्तियारात जो है पार्लियामेंट तोड़ने का वो जो है प्राइम मिनिस्टर को दिए गए। यानी प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि भाई असेंबलियाँ तोड़ दी जाए तो वो तोड़ सकता है। इसी के साथ जो है हमारे पास सेनेट में जो है मेंबर्स जो है 104 थे, पहले 100 थे। इसमें जो है अमेंडमेंट की गई और हर एक सूबे को एक माइनॉरिटी का सीट दिया गया। यानी अक़लियतों का एक सीट हर एक सूबे को दी गई। पाकिस्तान के 4 सूबों में हर एक सीट माइनॉरिटी को, हो गए 104 सीट। इसी के साथ मैं अभी जो मौजूद हैं पाकिस्तान के यानी 25th अमेंडमेंट के बाद, इसमें जो है फाटा को पाकिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया है। इसकी वजह से जो वहाँ के सेनेट के जो मेंबर्स थे उनको यानी ख़त्म किया गया है। अभी जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेनेटर जो हैं या मेंबर ऑफ सेनेट जो हैं वो 96 है, क्योंकि पहले 8 सीटें जो थी वो फाटा के पास थी। 8 सेनेटर्स फाटा को दिए गए थे, अभी उनको ख़त्म किया गया है क्योंकि फाटा को केपी में ज़म किया गया है। इसी के साथ जो है आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से यहाँ पे बातें की गई हैं। आर्टिकल 62 में पहले देखो, जब कोई भी डिक्टेटर आता है ना, वो अपने जो है अपने मफादात के लिए या दूसरों को सप्रेस करने के लिए वो इक़दामात उठाता है। वो मुख्तलिफ आइन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले वो हमला करता है, उस पर अमेंडमेंट करती है, या कोई LFO आती है, या लीगल फ्रेम ऑर्डर आता है, या PCO आता है। इसी तरह की चीज़ें आके जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई जाती है, यानी अपने जो हुकूक हैं या अपनी जो इंटरेस्ट हैं उनको वो प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी के साथ जो है ये 62 में ये चीज़ शामिल की गई कि हर एक मेंबर, पहले जो था हर एक पार्लियामेंट का मेंबर वो शख्स बन सकता है, वो शख्स बन सकता है या बनने का अहल होगा अगर वो पाकिस्तान के क्या होगा, वफादार होगा। यानी यहाँ पे वफादार होने का मकसद पहले ये था कि भाई अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो फिर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता या नहीं रह सकता। ये बुनियादी तौर पर उस डिक्टेटर के उस ज़हनियत की अक्कासी करता है कि भाई वो किस तरह यानी वो उन्होंने शिक डाला है, और हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे जिसके ख़िलाफ़ वो, क्योंकि अदालतें उनके कंट्रोल में होते हैं, किसी शख्स को नाअहल कर सकता है। और वहाँ पे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं थी, और जो है उसको स्पीकर के पास ही इख्तियारात थे कि भाई वो कोई किसी शख्स को, ऐसे शख्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इसके साथ जो है
فلور کراسنگ کے حوالے سے پہلے آرٹیکل 63 میں یہ تھا ڈسکوالیفیکیشن میں، اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے پارٹی کے یعنی اپنی پارٹی کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو پھر اسپیکر کے پاس یہ اختیار تھا کہ بھئی وہ اس شخص کو کیا کرے، ڈسکوالیفائی کرے۔ اسی کے ساتھ جو ہے 62 اور 63 میں یہ بات تھی کہ پہلے یعنی 18 امینڈمنٹ سے پہلے کہ بھئی اگر کوئی شخص یعنی وہ کسی جرم میں ملوث ہے تو وہ شخص پاکستان کے یعنی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ بہرحال یہ سارے باتیں ایسی تھی جو کہ ایک ڈکٹیٹر کے سوچ کے عکاسی کرتی تھی۔ ابھی 18 امینڈمنٹ میں یہ کیے گئے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کی انٹیگریٹی یا سیکورٹی کے لیے تھریٹ بنتا ہے یا اس کے اگینسٹ کام کرتا ہے تو یہ صرف اس وقت اس شخص کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا جب عدالت میں یہ فیصلہ ایڈجوڈیکیٹ ہو اور عدالت یہ ڈکلیئر کرے کہ بھئی یہ شخص جو ہے اینٹی اسٹیٹ ایکٹ میں ملوث ہے، تو پھر اس وقت جو ہے یہ شخص ڈسکوالیفائی